अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। मैं नौशाद सर आज आपके लिए चौथा चैप्टर लेकर आया हूं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लेकिन आगे चल के संबंधों में सुधार भी आया। 1980 के दशक में संबंधों में सुधार हुआ जब राजीव गांधी ने 1988 में चीन की यात्रा करी, तो इससे दोनों देशों में बातचीत शुरू हुई, संबंधों में सुधार हुआ। प्रेजेंट में भी धीरे धीरे करके दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं। जब 1991 में भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया तो भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार को तेजी से बढ़ावा मिला। जैसे 1992 में दोनों देशों के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ और 1999 से दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है। 2006 में भारत और चीन का व्यापार 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे संबंधों में सुधार का पता चलता है। तो व्यापार से यह मालूम होता है कि भारत और चीन के संबंध सुधर रहे हैं। अगर भारत और चीन के संबंध खराब होते हैं तो इसका असर व्यापार पर भी पड़ता है। अगर संबंध अच्छे होते हैं तो व्यापार तेजी से बढ़ता है और दोनों देश सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत और आपसी सहयोग का भी समर्थन करते हैं। इस तरीके से भारत और चीन के संबंध धीरे धीरे करके सुधरने लगे हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और दुनिया में महाशक्ति बनने की कगार पर वो देश खड़ा हो गया है, और वो देश है जापान। जापान दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की मार झेली है। हालांकि परमाणु बम अगर किसी देश पर गिर जाए तो वो आने वाले 50 सालों तक आसानी से तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से रिपेयर किया है उसे एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, होंडा, हिटाची या कैनन। ये सारी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड हैं और मशहूर, उच्च तकनीकी उत्पादन के लिए मशहूर हैं, और ये सारी जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जापान ने बहुत तेजी से तरक्की की है, विकास किया है। हालांकि जापान के अंदर प्राकृतिक संसाधन की कमी है, लेकिन इसके बावजूद जापान ने उच्च तकनीक के दम पर बहुत तेजी से तरक्की की है। आज जापान एशिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है। जापान एशिया का एकमात्र देश है जो G8 का सदस्य है। G8 में दुनिया के सिर्फ 8 देश सदस्य हैं, उनमें से जापान भी एक है। जी, जापान यूएन के बजट में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा दान देता है, यानी 20% रकम जो यूएन को चलाने के लिए खर्च की जाती है वो जापान देता है। और जापान अपनी राष्ट्रीय आय का सिर्फ 1% अपनी सुरक्षा पर खर्च करता है। फिर भी सैनिक क्षेत्र में जापान का चौथा स्थान है। अगर जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ा दे, 10% कर दे, 20% कर दे, तो जापान की सेना नंबर 1 पर आ जाएगी और अमेरिका की सेना को भी पीछे छोड़ देगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं और क्षेत्रीय संगठन बनाए क्यों जाते हैं। जब किसी क्षेत्र में स्थित देश अपने कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो ऐसे संगठन को ही कहा जाता है क्षेत्रीय संगठन। जैसे कि यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ये सब क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक विकास को, आपसी व्यापार को तेजी से बढ़ावा देने के लिए। क्षेत्रीय संगठन वही देश बनाते हैं जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं, नजदीक होते हैं। यानी भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के लिए आवश्यक है। बिना भौगोलिक निकटता के क्षेत्रीय संगठन आसानी से नहीं बन सकते, क्योंकि भौगोलिक रूप से जो निकट स्थित देश होते हैं वो एक दूसरे के बाजार का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सड़क और रेल के जरिए आसानी से जुड़े होते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए आसानी से कर सकते हैं। इसलिए भौगोलिक रूप से निकट स्थित देश ही क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। भारत और चीन दुनिया में तेज गति से तरक्की कर रहे हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता है, क्योंकि भारत और चीन की जो जनसंख्या है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास कर रही है। भविष्य में दोनों देश मिलकर अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व का सामना कर सकते हैं। दरअसल चीन और भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, यानी चीन में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, भारत में भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो पूरी दुनिया भारत और चीन को एक बाजार के रूप में देखती है। अगर चीन और भारत दुनिया के किसी देश का सामान अपने देश में ना बिकने दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर जाएगी।
इसलिए दोनों देश मिलकर अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को तेजी से चुनौती दे सकते हैं। जब चीन आजाद हुआ था तो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जब 1970 के दशक में चीन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया या सुधारों को अपनाया गया तो चीन की अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था बन गई। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में चीज सरकार के द्वारा बनाई जाती है और सरकार के द्वारा बांटी जाती है, लेकिन चीन के अंदर वस्तुओं का उत्पादन निजी उद्योगों के द्वारा किया जाता है। यानी चीन अब नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत सरकार के द्वारा तय की जाती है, लेकिन चीन में वस्तु की कीमत बाजार के द्वारा तय की जाती है। यानी चीन नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, पहले था अब नहीं है। और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, लेकिन चीन में आज खूब प्रतियोगिता है। यानी चीन नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है जी। और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण पाया जाता है, लेकिन चीन में अब सरकार का नियंत्रण नहीं है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था अब नियंत्रित अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था बन गई। तो आइए आप कुछ चित्रों पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर दो चित्र दिखाए गए और दो चित्र दो क्षेत्रीय संगठन के झंडे। पहला झंडा यूरोपीय संघ का है। नीले रंग के इस झंडे में सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा दिखाया गया है। 12 की संख्या को यूरोप में एकता और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झंडे में 12 सितारे दिखाए गए। दूसरा झंडा आसियान का है, जिसमें धान की 10 बालियां दिखाई गई हैं। ये 10 बालियां आसियान के 10 देशों को दिखाती हैं। ये बालियां आपस में बंधी हुई हैं, जिससे पता लगता है कि आसियान के सभी देश एकजुट हैं। और ये जो तीसरा चित्र है, ये चीन की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। चीन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में चीन की महान दीवार और ड्रैगन की तस्वीर बन जाती है। आज चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन में शुरू में साम्यवाद वाली सरकार थी और साम्यवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 1978 में चीन के नेता देंग शियोपेंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया, जिससे चीन का तेजी से विकास होने लगा। कार्टून में दिखाया गया छोटा व्यक्ति चीनी नेता देंग शियोपेंग है और बढ़ता हुआ ड्रैगन चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे देंग शियोपेंग ने रोककर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ दिया। और ये जो चौथा चित्र है, ये यूरोपीय संघ की चुनौतियों को दिखाता है। यूरोपीय संघ तेजी से आगे बढ़ने वाला एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन यूरोपीय संघ के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कार्टून में भी एक चुनौती को दिखाया गया है। 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। यूरोपीय संघ की इस नाकामयाबी को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया है। इस जहाज को बर्फ की चट्टानों से होकर गुजरना है, जो कि एक मुश्किल काम है। और ये जो पांचवा कार्टून है, इसके अंदर बताया गया है कि चीन के अंदर किस तरीके से तेजी से बदलाव आया। ये कार्टून चीन की नीतियों में आए बदलाव को दिखाता है। शुरू में चीन में भी सोवियत संघ की तरह साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन 1970 के दशक में चीन ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, जिससे चीन का तेजी से विकास हुआ। चित्र में दिखाई गई लाल किताब साम्यवाद और लाल टाई पूंजीवाद का प्रतीक है। और ये जो अगला चित्र, इसके अंदर चीन की नीतियों को बताया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन की नीति को दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि चीन में विरोधी विचारधाराओं को एक साथ अपनाया गया है। चीन में राजनीति में साम्यवाद की नीति को अपनाया गया है, जबकि अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की नीति को अपनाया गया है। और ये जो दो अगले चित्र हैं, इसके अंदर बताया गया है कि चीन के अंदर शुरू की व्यवस्था कैसी थी और बाद वाली व्यवस्था कैसी थी। दोनों चित्र चीन की स्थिति को दिखाते हैं। 1949 में चीन को आजादी मिली और चीन में भी सोवियत संघ की तरह साम्यवाद को अपनाया गया, लेकिन विकास तेज गति से नहीं हुआ, इसलिए गरीबी बेरोजगारी बढ़ी और चीन पिछड़ता चला गया। पर 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों को अपनाया, जिससे चीन का तेजी से विकास हुआ। पहली तस्वीर क्रांति के बाद की है, जिसमें समाजवादी रास्ते को बेहतर माना गया है, और दूसरी तस्वीर सुधारों के बाद की है, जो चीन की आर्थिक स्थिति को दिखाती है। और ये जो आखिरी कार्टून है, इसके अंदर भारत की स्थिति को और भारत की नीति को दर्शाने की कोशिश की गई है। कार्टून का टाइटल रखा गया है पूरब की ओर चलो की नीति। और इस कार्टून के अंदर दिखाया गया कि मनमोहन सिंह साहब खड़े हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।
वो कंपटीशन या प्रतियोगिता की आदत डालने की बात कर रहे हैं। भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया, जिससे विदेशी कंपनियों को यहाँ पर निवेश करने का मौका मिला और साथ में प्रतियोगिता बढ़ गई। लेकिन भारतीय उद्योगपति इस प्रतियोगिता में बहुत पीछे रह गए। इसलिए भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए पूर्व की ओर चलो की नीति पर बल दिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जैसे कि आसियान, चीन और जापान और दक्षिण कोरिया से संबंधों को मजबूत किया। जी तो दोस्तों, ये था आपका चौथा चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत पर नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और आप हमसे कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।